इकरा हाई स्कूल सालार नगर में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स और इकरा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से शिक्षक प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष अब्दुल करीम सालार थे। उन्होंने सभी शिक्षकों को मार्गदर्शन किया। इस सेमिनार में प्रमुख वक्ता IIITM के डायरेक्टर शेख शोएब अनवर और SSBT की प्रिंसिपल अमरेहा अंसारी ने भी मार्गदर्शन किया। इस मौके पर विभिन्न स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं बड़ी तादाद में मौजूद थे। सूत्र संचालन डॉक्टर हारून बशीर ने किया। रिफ्रेश टाइम वो चाय का हो जाने के बाद में फिर 3:30 से 4:30 बजे तक दूसरा सेशन रहेगा। स्पीकर वही रहेंगे अमरेहा अंसारी और उनका टॉपिक रहेगा इमर्सिव लर्निंग बाय कंबाइनिंग VRK एंड लूम्स। तो इस टॉपिक पर वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगी। 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में फेलिसिटेशन ऑफ द सेकेंड स्पीकर रहेगा, लेकिन ये सेशन उसको भी थोड़ा कट शॉर्ट करेंगे इसलिए कि जो सेकेंड स्पीकर पहले 3 बजे आने वाली थी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 12:30 बजे से हमारे साथ रहेंगी। तो जो फेलिसिटेशन का सेशन है वो जॉइंटली हम पूरा कर लेंगे और ये टाइम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में उनका लेक्चर हो जाने के बाद में पार्टिसिपेंट्स व्यूज रखे गए हैं, तो आप ज़हनी तौर पे तैयार रखिए। वो सवालात के जरिए हो सकते हैं या अपने ख्यालात के जरिए हो सकते हैं। तो मुख्तसरन जो लोग ये 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम पर अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहते हैं वो ज़हनी तौर पर तैयार रहे। और ये सब का वक्फा आधे घंटे का है और 5 बजे इंशाअल्लाह ताला हम वाइंड अप करेंगे। तो बहुत शॉर्ट में मैंने आपको आज के प्रोग्राम की तफसीलात दे दिया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि इस वक्त हमारे साथ जो स्पीकर है प्रोफेसर शेख शोएब अनवर साहब, ये अभी IIITM ये दमन एंड दीव इंडिया से जुड़े हुए हैं। वहाँ के आप डायरेक्टर हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये एक बहुत बड़ा अदारा है। इंडिया में ये 3-4 अदारे हैं, मेरा ख्याल 3 ही हैं, तो उसमें से एक है और आप उसके डायरेक्टर हैं। अगर आपने आपकी दिलचस्पी का इसको हिस्सा बनाया कि भाई क्या है ये IIITM, तो आपको पता चलेगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट खास तौर से दमन का जो अदारा है वो वहाँ पर किस तरीके से बच्चे चुने गए हैं और किस तरीके से उनको नर्चर किया जा रहा है, उनको उनकी नशोनुमा की जा रही है, उनको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो आपके दिल से दुआ जरूर निकलेगी कि अल्लाह ताला इनके काम करने वालों को खूब अजर दे कि ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ ट्रैक थे उनको ट्रैक पर लाकर उनके अंदर बहुत ऐसी क्वालिटीज़ पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो उनका अपना मुस्तकबिल संवारने में इंशाअल्लाह ताला बहुत मददगार साबित होंगे। अगर आप लोग टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिफोर स्टार्ट द सेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रॉम द डे ऑफ बॉर्न ऑफ एसोसिएशन मुस्लिम प्रोफेशनल्स AMP, मैं इसके साथ में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अजीज, यहाँ बैठे कुछ टीचर्स जो हैं उनके बच्चों ने भी मुझे 2022 में सुना है और 2021 में भी सुना था। नीट की जो कोचिंग चल रही थी, आई थिंक अलीमन सर को याद आया होगा, और हमारे सर के भी ये कुछ बच्चों के सवाल थे, काफ़ी सवाल मैंने हल किए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शोएब शेख एसोसिएशन मुस्लिम प्रोफेशनल्स की दमन दीव स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। इसके अलावा जो है नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम जो MP का चलता है, इसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी में शुरुआत दिन से साथ में काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही मैं ये बता दूँ कि एसोसिएशन मुस्लिम प्रोफेशनल्स AMP जो है 2007 में इसका क़याम हुआ था। इस क़याम से लेकर आज तक ये सिर्फ 3 मेन मुद्दों पे काम करके आई हैं। वो हैं एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट्स और एम्पावरमेंट। पहला जो टॉपिक है एजुकेशन, जिसका आप आज एक हिस्सा बने हैं। हमारे यहाँ पे स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स
उसके अलावा जो है एजुकेशंस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रैक्टिस प्रिपरेशंस, जैसे हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी चलता है, एमपी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ स्कूल्स में, कुछ इदारों में हम लोग महाराष्ट्र की भी काम कर रहे हैं, कुछ अदर स्टेट्स में भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम बच्चों को CA फाउंडेशन का भी कोचिंग देते हैं, नीट का भी कोचिंग देते हैं। उसके अलावा अभी जो है हमने UPSC कोचिंग स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हमारा अच्छे से चल रहा है। गुजरात जैसी स्टेट्स में हमने वहाँ पे स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों के लिए काम शुरू किया है, उम्मीद के नाम से। वहाँ पे वो काम से हम काम कर रहे हैं। स्कूल के ड्रॉप आउट बच्चों को वहाँ पे हम लोग जो है स्कूल में दोबारा ला रहे हैं, उन्हें एजुकेशन दे रहे हैं, उन्हें कोचिंग दे रहे हैं और उनका मुस्तकिल सवाल की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से बता दूँ कि AMP ने गुज़िश्ता जो लॉकडाउन था, जो आप सबके लिए गॉड गिफ्टेड था, जानते होंगे बहुत सारे लोग इसमें तरक्की किए हैं, नहीं होने वाले चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया इसमें। आज ये इसका एक मिसाल है, डिजिटल लर्निंग आप चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए लॉकडाउन की वजह से, वरना आई थिंक सो कि ये 2027 का इम्प्लीमेंटेशन था अकॉर्डिंग टू द क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 महाराष्ट्र बोर्ड 2018 के सिलेबस के हिसाब से एक चैप्टर में लिखा था कि 2047-48 में एक दिन ऐसा आएगा जब जो है बच्चे जो हैं किताब नहीं होगी, टीचर नहीं होगा और स्मार्ट रूम का इस्तेमाल करके पढ़ेंगे, है ना। अब आज कितने दिन पहले सीख गया, लॉकडाउन ने गिफ्ट किया अल्लाह ताला की तरफ से, पहले आके सीखे हैं। तो AMP ने इस चीज में भी आगे काम लिया। लॉकडाउन के अंदर हमने वेबिनार्स स्टार्ट किए, लेक्चर सीरीज स्टार्ट की, करिकुलम सेशन स्टार्ट किए और बहुत सारे रिफाई काम भी इस दौरान अंजाम दिए। मुख्तसर तौर पर इनका दावत दिया। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तो इसमें मुझे आपका साथ जरूर लगेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बच्चों आप में से कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिजिकली प्रेजेंट है मेंटली एब्सेंट है, क्योंकि हो सकता है बैक बेंचर से क्वेश्चन हो जाए, बीच वाले से क्वेश्चन हो जाए बात करते करते में, है ना, कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं खाली अपने लेक्चर को चले जाऊँ और आप जो अपना सुन के तो लेक्चर भंग करके चले जाएं। आपकी टोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो टुडेज टॉपिक जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें इंपॉर्टेंस टॉपिक जो दिया है इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई कौमी तालीमी पॉलिसी जो आई है, ये वर्ड नया नहीं है। वो लोग जिनका एज 48 अबव क्रॉस हो चुका है वो अगर जानते होंगे तो उनके लिए ये वर्ड नया नहीं है। कितने बच्चे जानते हैं इस बारे में जिनका एज 48 के ऊपर है एजुकेशन पॉलिसी के बारे में? हैंड उठाइए। तीसरी है, माशाल्लाह आपके नजर तीसरी है सर। ठीक, पहली पॉलिसी कब आई थी? 68 में। सेकेंड तालीमी पॉलिसी कब आई? 1986। तीसरी कब आई? गलत जवाब। 1963 से लेकर के अब तक जो है ये 5वीं तालीमी पॉलिसी। 1982 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेशन किया गया। 1988 का जो पॉलिसी था और अब जो पॉलिसी 34 इयर्स के बाद में चेंज हुई है। अगर आप में से वो लोग जिनके वालिद साहब खिबला वालिदा मोहतरमा टीचिंग से रिटायर्ड हो चुकी है उनको जाकर के पूछिएगा तो आपको बताएंगे कि बेटा ये हम सब पहले कर चुके हैं। सही बात करने के लिए आपको कह रहा हूँ कि एजुकेशन पॉलिसी में जो 26 रूल्स हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के इंट्रोड्यूस किए हुए थे। और उससे पहले जो एजुकेशन के अगर जिन्होंने पीरियड किया होगा पहले वाले सिलेबस में तो 1978 से लेकर 1996 तक का सिलेबस का पीरियड का करिकुलम देखा होगा तो उसके अंदर वो सब चीज़ें एजुकेशन कंटेंट्स है जिसमें बताया गया था कि इफेक्टिव लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इफेक्टिव टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे होता है, गुरुकुल के अंदर बैठ करके बच्चे के साथ में कैसे आपको कम्युनिकेशन करना है। इन सारी पॉलिसीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करने वाले टीचर्स ज़माने में मौजूद थे। जहाँ आपने सावित्री बाई फुले का नाम भी सुना होगा,
एग्जाम्पल के लिए बता दूं, जहां आपने मौलाना हसन मोहानी का नाम भी सुना होगा, जहां आपने बाबाए तालीम उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशली सर सैयद अहमद खान का नाम सुना होगा। अगर उनको भूल गए होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप भूल गए होंगे तो, लेकिन अगर याद रखा होगा तो आपको याद रखना चाहिए कि तालीम के मामले में ये वो लोग थे जिनमें से चंद के नाम ले रहा हूँ। अगर मुस्लिम नाम ले तो बरकतुल्लाह भोपाली का नाम भी आ जाएगा एजुकेशन पॉलिसी के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आज जब एजुकेशन पॉलिसी तब्दील हुई है तो हम में से जो लोग नए हैं, हम में से मतलब आप लोग जो नए आए हैं, जिनका बीएड जो है 2018 के बाद हुआ है, 2017 के बाद में, 2020 के बाद में हुआ है, वो लोग परेशान हैं कि ये कैसी पॉलिसी आई है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, कब होगा और क्यों होगा और उसमें क्या क्या होगा, बहुत बुरा होगा, ऐसी ये सोच आपकी है। लेकिन यही चीज़ क्लियर करने के लिए बोल रहा हूँ कि मोहतरम मेरे मौजूद हैं, जितना ज़माना इनका टीचिंग में गुजरा है, अगर प्रैक्टिकली बताओ तो जब मेरा कम्युनिकेशन चल रहा था एमपी टीम से, मैंने कहा था कि मेरे मुदब्बिर वहाँ पे हैं, मुदब्बिर से बात समझ लीजिएगा अगर उर्दू अच्छे जानते होंगे तो, कि जिनको इस तालीमी पॉलिसी को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने का हुनर है, उनके पास मौजूद। यहाँ और भी लोग हैं इस जलगांव एरिया में जो इस काम को कर रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट की ऑन पेपर प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। अब जो क्लासरूम की बात होती है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? सवाल आपसे है कि क्या मसाइल आप फेस करते हैं, कौन बताएगा? बैक बेंचेस से बेटा प्लीज। नहीं, मेरा टोन ऐसे ही रहेगा आपके साथ में इंशाल्लाह। जी बेटा आप बोलो। लास्ट में भाई तुम उधर बैठ जाओ ना यार, जगह नहीं बेंच में बैठने के लिए, पार्टिसिपेट कर लेना। ये दो बहनें आ गई मेरी, वहाँ उनको बैठने जगह हो जाएगी। जी आप में से इकरा कैंपस के अलावा दूसरे कौन से स्कूल से आए हैं? दूसरे कौन से स्कूल से आए हैं? कोई और स्कूल से टीचर्स हैं? सर क्या माशाल्लाह सर, चलो जी। आप में से नए टीचर्स कौन हैं जो 2010 के बाद में ज्वाइन हुए हैं? इनका रिटायरमेंट का कोई चांस नहीं है। जिनको ग्रेजुएटी नहीं मिलने वाला ऐसे टीचर्स कौन है? हाँ बेटा आप बोलो, कौन है 2010 के बाद का? आप कब किए बेटा? ओके, स्टैंड अप प्लीज। चलिए बताइए, आप क्लासरूम में आते हैं, कौन सा टीच करते हो आप? माशाल्लाह। कौन सी क्लास को? 8, 7, 5। ओके, मैथमेटिक्स ही पढ़ाते हैं। अच्छा, आप जब पढ़ाते हैं मैथ्स तो आप किस साइड में खड़े होते हो? सेंटर में। बोर्ड किस साइड में होता है? तो उसको लिया और 3 उसको फोड़कर उसके मुंह में डालने लगे। उसने मुंह मार के पंजे मार के आखिर को उन्होंने पूरी कोशिश की, उसने मुंह लगाया नहीं और जमीन पर वो गिर गया फर्श पर। उन्होंने कुत्ते को छोड़ा, बच्चे को, और बाहर गए कि मैं कपड़ा लाकर उसको साफ कर लूँ फर्श को। जब वापस आए तो देखते हैं कि जिस कुत्ते को वो पसंद नहीं आ रहा था, वो भी नहीं लगा रहा था, वो ललक ललक के काट रहा है उसको। कितनी दूर से काट रहा है जब तक कोई भूखा इंसान खाने पर टूटता है। फौरन उन्होंने कहा कि भूख इसको लगी थी, खिलाने का तरीका मुझे नहीं आया। और टीचर ये समझे कि आपके सामने भूखा प्यासा बच्चा बैठा है, किस तरीके से उसको खिलाना, ये आपकी टेक्निक होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ यही स्किल आपको बताई जा रही है। ये उन्होंने जो बात की थी मुझे आज याद आ गई। दूसरी बात ये कि समेट लेता हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे भी पेट दिया और आपको भी दिया। बहुत बातें की जा सकती है क्योंकि बहुत फील्ड है ये। अल्लाह ने आपको चुना है। देखिए, वी आर गुड फॉर दिस, हम सब जाएंगे। मैं 72 क्रॉस कर गया, कोई 55 है, कोई 53 है, कोई 57 है। जो रिटायर होने वाले अपनी उम्र का अंदाजा लगा लें। खवातीन को उम्र बोलती नहीं।
लेकिन हम जाने के बाद क्या छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, बचपन में जिन उस्तादों ने आपको पढ़ाया और जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाया, मरते दम तक उनका नाम ज़बान पे रहता है। वेल क्वालिफाइड टीचर का नहीं रहता। पढ़ाए गए अहमद सर, शेख सर, इस्माइल सर, फारूक सर, मुनव्वर सर, ये अनमिट है, इनको कोई भुला ही नहीं सकता। जिन बच्चों ने उनसे तालीम हासिल की, हम इनको जिंदगी में भुला ही नहीं सकते। अफजाल सर, ठंडे से मारे हमको उन्होंने बहुत, लेकिन बड़ा उनकी याद आती है, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। मैं चाहता हूँ आप ऐसे टीचर बने, 100 बात के एक बात, ऐसे टीचर बने। आप एक दूसरे को कंपेयर ना करें कि भाई महफूज अमीर तो कुछ करती नहीं, ऐसा मिसाल के तौर पे तो महफूज और होने वाले तो वो तो कुछ करते ही नहीं हो, मेरे से इतना काम लेते उतना काम लेते। नफीसा बोली कि मैं जो है तो इतना काम करती हूँ और इतनी मेहनत करती हूँ। ये अलग बात है, इतनी मेहनत करके भी वो उनका वजन कम नहीं होता। माशाअल्लाह पहली है। एक दूसरे को कंपेयर न करें, आप अपना देखिए, क्योंकि सलीम सर के पढ़ाई का पूरा जिंदगी भर का जो भी रिटायरमेंट तक काम करेंगे, अल्लाह मियाँ करीम सालार से फरिश्ते हिसाब नहीं पूछेगी। किसका हिसाब पूछा जाएगा? इनका पूछा जाएगा। अब सलीम सर बोलेंगे करीम सर कुछ नहीं करते तो मैंने नहीं करा तो क्या हुआ? ऐसा बोल सकते हैं सर? वी आर अकाउंटेबल पर्सनली। मेरे बदले की नमाज आप कितनी पढ़ ले, मुझे उसका कोई अजर नहीं मिलेगा। मेरे लिए दुआ कीजिए, वो इतने अजर। हज मेरे बदले के 10 कर ले आप, कोई सवाब नहीं मिलेगा। आपकी अपनी जिम्मेदारी, जब एक इकाई जब परफेक्ट होगी और जब उसका दायरा बनेगा तो इंशाअल्लाह ताला आपका है वो फील्ड मुकम्मल मजबूत दायरा बनेगा। ऐसी कड़ी बनेगी जिसमें से बच्चा जब बाहर निकलेगा, दुनिया का कोई भी उसको मुकाबला करने के लिए उसको टच नहीं कर सकेगा। ये उसको हम याद दिला रहे हैं। और नहीं करें तो तनख्वाह तो इंशाअल्लाह मिल ही जाता, और भी कटेगी। तनख्वाह इज नॉट योर गेन। आपका रिवार्ड तनख्वाह नहीं है, बखुदा मैं कह रहा हूँ। आप ये समझ ले, लाख 50,000 60,000 या जिनको अंडर पेमेंट मिलता, वो आपका ये मुबदला नहीं है। यहाँ से जाने के बाद जो दूसरी दुनिया है, आप उसकी फिक्र कीजिए। बस यही है कि हमारा मकसद आपको ऐसा परफेक्शन करना है। और सर ने जो कहा कि भाई जिस दिन आप 100% रिजल्ट इज नॉट योर, यानी कैरियर का आपके वो कोई बहुत बड़ा तोड़े इम्तियाज नहीं है। बाएं हाथ का खेल है, 100% रिजल्ट लाना। सबको मालूम है ना, अपने भाई बहन जो करते काम के। लेकिन बताइए आप, अगर आपने बच्चे को कॉपी करके पास कराया, अगर आपके पास ज़मीर है तो उसके पास होने पर आपको कोई खुशी नहीं होती। लेकिन सख्त हालात के तहत अगर कोई बच्चा आपके 35-40% मार्क्स लाके पास होता है तो आप गर्व से कहेंगे कि हाँ, मैंने बच्चे को पढ़ाया, उसकी ईमानदारी से पास किया। इसको साथ में रखिए। आपने जिस दिन बहुत अच्छी बात की सर आपने कि वो क्राइटेरिया को अगर आपने लिया, 100% मेरा रिजल्ट है, तो बेशक दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन पहला नुकसान आप अपना कर रहे हो। उसकी वजह है, जिसने अपने आप को 100% की मेराज पर पकड़ लिया, वो उसकी जिंदगी के डाउनफॉल का पहला दिन, उसके जवाल का पहला दिन है। वो पहला लम्हा है जो अपने आप को समझे कि यार, तकब्बुर की तरफ अगर आप बढ़ गए तो बहुत वाकयात है हमारे पास। क्या हुआ तकब्बुर करने वालों का हाल? वो ज़ौक़ का एक शेर याद आया कि यहाँ कोताही है ज़ौक़ अमल में है खुद गिरफ्तारी। कि यहाँ कोताही है, एक टीचर को पढ़ाने के अंदर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। समझ लीजिए कि मैं बीएड हूँ, फुल स्टॉप, मैं एमएड हूँ, फुल स्टॉप, 4 पेज भी कम पढ़ रहे हैं मैडम के लिए। समझ लीजिए आप उसको सोचिए कि यहाँ कोताही है ज़ौक़ अमल में है खुद गिरफ्तारी। जहाँ बाजू सिमटते हैं वही तैयार होता है। दैट इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। उसको ध्यान रखिए, सीखिए आप
और अल्हम्दुलिल्लाह सर आपको बता दूं, द डे ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इकरा सोसाइटी किसी टीचर ने बोल देने का कि वो बीएड के बाद एमएड करना चाहता है उसको रोक दिया गया, वो पीएचडी करना चाहता है उसको रोक दिया गया, वो किताबें लिखना चाहता है उसको रोक दिया गया। हर तरह से हमारी फैसिलिटी है क्या नहीं? अगर है तो इतनी जोर से ताली बजाओ कि तायद हो जाए कि मैं सही कह रहा हूं। हमने मैडम पूछिए, हम चिढ़ते हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ आ रहे जा रहे, बस मस्टर पे दस्तखत आना जाना, बस ठीक। नो, इम्प्रूव योर परफेक्ट। आप खुद पहले परफेक्ट बने और आपने जिस दिन समझ लिया कि मेरे पास तो बहुत अच्छी डिग्री आगे भी हो गया, बस अब रिटायर होंगे, हज करेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे और अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपना घर मस्त रिहा हो मस्त गुजारेंगे, पिकनिक पे जाएंगे। ये जिंदगी का मकसद बकरी का भी है, वो भी इबादत करती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, किसी से लेना नहीं देना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दो चीजें कहूँगा, अभी मैं एक जगह से आ रहा हूँ, वो दो किताब का एक पिछड़ा था फैज खान का, एक कुरान दर्शन और एक है अल्लाह कौन। तो मैंने वहाँ एक बात कही, वो दोहरा देता हूँ कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। आज पता नहीं अल्लाह ने मेरे मुंह से कैसी बात निकलवाई। मैंने तो परवेज से कहा, वो 6 साल अंदर रहा ना सीवी में, तो मैंने कहा तुमने भी सुन्नत यूसुफी अदा कर ली है और छूट के आने के बाद में फिर वो दूसरी सुन्नत भी उन्होंने अदा कर ली कि अपने भाइयों को उन्होंने माफ़ किया, उन्होंने भी माफ़ कर दिया। सब बैठे थे उन्होंने भी माफ़, मेरे कंधे से कंधा लगा, जिनकी कंप्लेंट के ऊपर उनको जेल हुई कि आज नूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वक्त याद कीजिए कि जब आप गारे हिरा में जाकर उस जमाने का जो तरीका था इबादत का, अकेले में बैठकर बस फिक्रों में रहा करते थे, नमाज का हुक्म नहीं था, कोई इबादत का तरीका नहीं था। कैसी लाइफ गुजार रहे थे आप? मक्के की सबसे मालदार खातून हमारी माँ हजरत